दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर 17 अगस्त 2022 का जो शिफ्ट 1 का जो ग्रुप डी का पेपर था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये पेपर कब हुआ था? 17 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 काहे का ग्रुप डी का पेपर है। देखिए इसमें हम दिखाते हैं कब हुआ था। ये 17 अगस्त 2022 ये रहा, 9 बजे हुआ था। 9 से 10:30 बजे के बीच लेवल 1 का था। ये किसी कैंडिडेट का पेपर है, उसका नाम मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या रहता है, 100 प्रश्न रहते हैं ग्रुप डी में। 100 प्रश्न में 30 नंबर की रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ रहता है, यानी 55 नंबर का केवल मैथ और रीजनिंग रहता है। इसके अलावा जीएस और जीके रहता है, जो करंट अफेयर के अंतर्गत आता है, उसे आप पढ़ लीजिए। हमारा मेन फोकस रीजनिंग और मैथ पर रहेगा। फिलहाल मैं सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन मेन फोकस मैथ और रीजनिंग पे रहेगा। मैथ और रीजनिंग को हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 51 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले के हमने 50 प्रश्न इस वीडियो के पार्ट 1 में करवा दिए हैं। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो हम प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पर। तो प्रश्न नंबर 51 पर हम आ चुके हैं। दोस्तों इससे पहले कि अगर आपने 50 प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इसी 17 अगस्त वाली शिफ्ट 1 के पेपर का जो वीडियो है पार्ट 1 नाम से, उसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। हम प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट। देखिए पहला इसमें प्रश्न है, यानी वीडियो का पहला और प्रीवियस ईयर पेपर का 51वां प्रश्न है। क्या है? एक जंगल में 6 जिराफ PQRST और U हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। S Q से लंबा है, P R से लंबा है। P R से लंबा है, देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। P R से लंबा है, S T से छोटा है, Q P से लंबा है किंतु T से छोटा है, T U से छोटा है। इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है? ठीक, तब देखिए हम कैसे लिंक करेंगे। पहले देखिए जो पहला कथन दे रखा है एस क्यू से लंबा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एस लंबा है क्यू से, ऐसे हो गया, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह, तो एस क्यू से लंबा है। अब देखिए एस का संबंध, अब यहाँ पे नहीं कुछ करेंगे, पी आर से लंबा है, इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए एस से कहाँ, एस टी से छोटा है, तब एस को छोटा कर देंगे टी से। अब देखिए क्यू पी से लंबा है, यानी क्यू, तो देखिए क्यू लंबा है पी से, ऐसे कर दीजिए। किंतु टी से छोटा है कौन? क्यू। क्यू टी से छोटा है और पी से लंबा है, तो देखिए यहाँ पे बन गया क्यू टी से छोटा है और पी से लंबा है, इसी में आ गया। अब देखिए टी यू से छोटा है, यानी टी छोटा है किससे? यू से, तो यू यहाँ पे लिख दीजिए। अब बचा क्या? 6 जिराफ थे, 1 2 1 2 3 4 5 आ गए। बचा कौन? लास्ट वाला बचा कौन? पी आर से लंबा है, यानी पी लंबा है आर से। ठीक, ये वाला हमने अब ये वाला कथन ले लिया। अब देखिए सारे के सारे 6 जिराफ आ चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जिराफ सबसे छोटा है। यहाँ पे देखिए कौन सा जिराफ सबसे छोटा है। तो इस प्रश्न का हमको क्या बताना है, कौन सा जिराफ सबसे छोटा है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा जिराफ सबसे छोटा है, आर। देखिए आर सबसे छोटा है, तो यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। प्रश्न नंबर 52 में क्या दे रखा है, देखिए ये देखिए जीएस का प्रश्न है या करंट अफेयर का प्रश्न मान लीजिए। इसमें क्या दे रखा है, देखिए इस तरह के प्रश्न आपको याद नहीं ज़्यादा करने का करंट अफेयर वाला मुद्दा है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। फिलहाल ये वाला तो जीएस का स्टैटिक प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इससे आप ऐसे याद कर लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो इसका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। प्रश्न नंबर 53 में क्या दे रखा है, 7 मार्च को
7 मार्च को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा क्या लिखा है, छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये करंट का प्रश्न है, याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जब आपका एग्जाम होगा तब तक ये प्रश्न बदल जाएगा, क्योंकि नई करंट आ जाएगी। आगे देखिए, अर्थशास्त्र का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसे याद कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः कैसी होती है? बाएं से दाएं नीचे की ओर। क्या दे रखा? अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। बाएं से दाएं होती है और नीचे की ओर ऐसे होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। इस वीडियो में 50 प्रश्न को हल करेंगे। देखिए दूसरा क्या है, 55 नंबर प्रश्न। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन को रोकता है? पूरा दिखा दें प्रश्न, ये रहा। तो उपास्थि वलय इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन को रोकता है? तो उपास्थि वलय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में क्या दे रखा है, पढ़िए। प्रश्न नंबर 56। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता। यहाँ पे विजेता भरा जाएगा, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है, विजेता। जिनका क्या अर्थ होता है? विजेता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 पे। प्रश्न नंबर 57 में क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में MF, यहाँ पे लिख देता हूँ, MFBTF को क्या लिखा जाता है? लीज, LEASE। तो यूनाइज को TMHRD लिखा जाता है। उसी भाषा में ट्रिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए, इनकी पोजीशन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। M का मान 13 होता है, F का 6 और B का 2 और T का 20 और F का 6। अब क्या किया गया है, यहाँ पे M की वैल्यू 13 है ना, यहाँ पे, और L की होती है 12, यानी एक कम कर दिया गया। यहाँ पे देखिए F की वैल्यू 6 है, E की वैल्यू होती है 5, यानी यहाँ पे एक कम, यहाँ पे B की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू 1, फिर एक कम, यानी सब में से एक एक कम कर दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए F की 6 होती है और E की 5, यहाँ पे भी एक कम, यानी सब में से एक एक कम कर दिया गया है। तो ट्रिक में भी हम यही करेंगे। ट्रिक में देखिए इसी तरह क्या करेंगे, ट्रिक को सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक, T की पोजीशन वैल्यू 20 होती है, R की 18। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आपको भी याद हो जाए। I की 9, C की 3 और K की 11। अब एक एक कम कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी 19 का मतलब S, R में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 18 का मतलब 18 में से एक कम करेंगे तो यहाँ पे 17 का मतलब Q। अब देखिए दो ही बनाने पर SQ से हमको दिख गया यहाँ पे SQ, तो हम तुरंत मार देते हैं, रुकेंगे नहीं कि चारों नहीं चेक करना है, बस आंसर दिखा तुरंत आगे बढ़ जाना है, क्योंकि पेपर बड़ा होता है, समय कम होता है और एग्जाम का प्रेशर होता है। देखिए इनमें कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्योंकि किसी की 2 की पावर है ही नहीं। यहाँ पे 2 की पावर है किसी की नहीं है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे में देखिए x की पावर 2 है, तो यानी द्विघात समीकरण ये हो सकती है। आगे भी चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है इसमें 3, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब बचा का ये, इसमें तो पावर 2 है ही नहीं, आधी है, तो ये भी नहीं, तो बची कौन सी? B, यानी इस प्रश्न का B ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 पर। प्रश्न नंबर 59 में क्या दे रखा है,
इसमें ये लिखा गया है, आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ प्रश्न। इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय दिए गए हैं, ये किसी तरह लिखे गए हैं। आपको ढूंढना है जिस तरह ये वाला लिखा गया है उसी तरह ये वाला लिखा गया, उसी तरह इनमें से कौन सा लिखा गया। तो देखिए हम बता देते हैं कैसे लिखा गया है ये। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये 15 और 41 और 4, फिर क्या लिखा 19, 71 और 5। अब देखिए 15 चौका 60, इन सबको जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 60। इसी तरह इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 5 95, इनको 95, और 19 और 5 की गुणाएंगे करेंगे तब 95। उसी हिसाब से इसमें कौन सा लिखा गया है, देखिए इनकी दोनों गुणा करेंगे तब 112 लगभग आ जाएगा। 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तब 132 नहीं होगा, क्यों, 3 और 1 4, 4 4 8, यानी ये वाला नहीं बनेगा। इसी तरह इसमें देखिए इन तीनों गुणा करेंगे तो कुछ अलग आएगा, और तीनों की गुणा नहीं मतलब इनकी और इनकी, पहले की और लास्ट की गुणा करें और तीनों को जोड़ें बराबर आ जाए, वही वाला इनकी तरह होगा। इनमें क्या किया गया, लास्ट को इसको गुणा करेंगे 15 चौका 60, तीनों को जोड़ेंगे तब 60। इसी तरह ये देखिए ऑप्शन है, इन दोनों गुणा करेंगे तो 10 और दूनी 20, और इनको जोड़ेंगे तब 10 दूनी 20। ऐसे ही ये दोनों हैं, इनकी तरह ही ये वाला ऑप्शन है, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 पर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 60 पर हम आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 60 में देखिए क्या दे रखा है कि 0.6, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे पूरा प्रश्न दिखाई दे। इसमें क्या दे रखा है 0.6 रूट के अंदर 0.81 या 881 बोल दीजिए, या यहाँ पे 0.0144 प्लस 0.4 भाग 0.5, इनका हमको मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये छोटी वाली ब्रैकेट है इसके अंदर हल करेंगे, उसके बाद हम इनको हल करने के बाद इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी मायने दे रखा तो घटाएंगे, उसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे, यानी बोधमास का पूरा प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे 0.6, यहाँ पे रूट के अंदर वाला हल कर लेते हैं तो 0.81 का वर्गमूल होता है 0.9, माइनस ये वाला माइनस, और रूट के अंदर ये वाला ब्रैकेट लगाए तो ये वाला ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, ठीक। 0.144 का हम सीधे सीधे वर्गमूल लिख ही देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाला, और 0.144 का वर्गमूल आ जाएगा 0.12, ठीक, क्योंकि 12 का वर्गमूल 144 होता है, 4 के बाद दशमलव, यानी यहाँ पे 2 के बाद दशमलव आ जाएगा वर्गमूल होने के बाद। यहाँ क्या बचा प्लस 0. देखिए 0.4 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो यह वाला पॉइंट है जो 0.4, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 4/5। 4/5 का मतलब दशमलव लगा दें तो यहाँ पे 40 और 5 अट्ठे 40, यानी 0.8, यानी बचेगा यहाँ पे 0.8। तो हमने यही सॉल्व कर लिया, ऐसे लिख दिया। अब ये वाला ब्रैकेट बचा और ये वाला ब्रैकेट बड़ा वाला, इसे हमने बड़ा वाला लगा दिया। अब इन्हें आपस में जोड़ दीजिए 0.12, और यहाँ पे बचा क्या, ये 81 नहीं है, यहाँ कहीं 81 मत समझ लेना, 0.8 है, कौन सा, ये वाला 0.8 है, ठीक। तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये देखिए बड़ा वाला, ठीक। और 0.12 को 0.8 में कैसे जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने का गलती नहीं करना, जोड़ने का तरीका देखिए, यहाँ पे 0.12 और 0.8 को कैसे लेंगे 0.80, ठीक, ऐसे लिखते हैं। वैसे मत जोड़ देना कि 0.20 कर दो, ऐसे नहीं, 2 0 2 8 1 9, यानी 0.92। तो यहाँ पे हो गया 0.92, और यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस चिन्ह लगाना है, 0.6 माइनस अंदर क्या बचा 0.9, और ये वाला माइनस, यानी 0.9 में से घटाना है 0.92। थोड़ा पेन को पतला कर लें, कलर चेंज कर लेते हैं। अब बचा क्या यहाँ पे, देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ, जो नीचे जगह फालतू की है इसे मिटा देता हूँ, हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तब देखिए अब हम पेन ले लेते हैं दोबारा, ये रहा,
यहाँ पे क्या बचा देखिए 0.9 में से 0.92 घटाने हैं, यानी इनके बीच साइन ये जो रहेगा ये माइनस है ना, तो यानी 0.9 घटाना, देखिए 0.92 में से घटाना है 0.90, यहाँ पे 9 है, जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे तो घटाएंगे तो ये बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 0, 9 में से 9 यहाँ दशमलव, यानी क्या बचेगा 0.6 यहाँ पे, और माइनस अंदर क्या बचेगा 0.02। क्या हुआ, हम 92 में से इनको घटा दिया, ये माइनस वाले ज़्यादा थे तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, लेकिन निशान यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लगा के लाएंगे। ठीक है, ये प्लस लगा के लाएंगे और यहाँ पे 0.92 में से 0.9 घटाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 0.2। तो ये अंदर वाला जो माइनस आएगा वो इस प्लस को क्या करेगा, माइनस में बदल देगा। तो ये माइनस हो गया, ये वाला देखिए अंदर से जो माइनस आएगा यहाँ से वो इस प्लस को माइनस में बदल देगा। अब क्या हुआ, 0.6 में से घटाना 0.02। अब कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ दिखा देते हैं कैसे घटाएंगे। 0.6 को हम कैसे लेंगे, 0.6 और 0, अब 0.02 घटाने हैं तो 0.02 ऐसे घटाएंगे। यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2। अब घटाते हैं तो देखिए यहाँ पे 2.5 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचा 5, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे दशमलव की सीधी में दशमलव बचा गया 0.58। तो 0.58 कौन सा, पहला ही ऑप्शन सही है। तो देखिए आप दशमलव की घटाना जोड़ भी देख लीजिए, थोड़ा टिपिकल रहता है। तो इस तरह प्रश्न हल हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 पर। प्रश्न नंबर 61 देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें देखेंगे 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। एफ के ठीक दाईं ओर पूछा गया है। तो देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे मैंने बनाया है। क्या करते हैं देखिए एक बार दोबारा पढ़ देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ना है। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ये डी रहा, ये ए रहा। हमने क्या किया, पहले इसे सर्किल बनाया और 6 व्यक्ति हैं तो 6 ऐसे बैठा दिए, 3 4 5 और 6। कहीं पे भी हमने, कहीं पे भी डी यहाँ पे ले लिया मान लीजिए, और मान लीजिए ए यहाँ पे ले लिया, उसने इसको देख के बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 पे। प्रश्न नंबर 62 में क्या दे रखा है, यदि 2 संख्याओं का योग 430 और उनका महत्तम समापवर्त 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म है। देखिए प्रश्न बहुत, अगर इसे सॉल्व करेंगे बहुत टफ है, लेकिन इसको ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। देखिए वैसे क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का योग 430 और उनका महत्तम समापवर्त यानी मासा 43 है। तो अगर हम संख्याएं माने तो क्या मान सकते हैं, 43 ए और 43 बी, यही संख्या मान सकते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तब कितना बनेगा, 430। अगर यहाँ से हम 43 काट दें तो ए प्लस बी का मान 10 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी मिलकर 10 बनेंगे। लेकिन पूरी संख्या का योग कितना है, दोनों का योग कितना है, इनका 430। तो देखिए इसका वैसे निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम इन ऑप्शन से देखेंगे। इसे सॉल्व किया नहीं जा सकता, मैंने कई बहुत ट्राई किया लेकिन सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसमें क्या कहा गया है, इनका महत्तम समापवर्त 43 है और जोड़ 430। तो देखिए जो महत्तम समापवर्त 443 जो केवल 43 है, सॉरी जो महत्तम समापवर्त 43 है, इसी से सवाल हल हो जाएगा। क्या कहा, संख्याओं का योग 430, तो 430 तो इनका भी है योग, लेकिन इनका महत्तम समापवर्त 43 थोड़ी ना है, तो गलत हो गया। आगे देखिए इनका भी योग 430 ही है, लेकिन इनका भी मासा 43 नहीं है, तो ये भी इनका भी योग कितना 430, लेकिन इनका भी महत्तम समापवर्त 43 नहीं है। केवल यही एक जोड़ा है, जिन इन दोनों का मासा निकालेंगे तब 43 आ जाएगा। ठीक, जोड़ तो 430 सभी का है, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न ट्रिकी होते हैं जिनको सॉल्व करना ही सॉल्व होंगे ही नहीं, सिर्फ उनको अनुमान से, यही कॉमन सेंस बोलते हैं, यही देखा जाता है। ठीक, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, 8
45 पहले प्रश्न दिखा देते हैं। पूरा प्रश्न नंबर देखिए 43 है, 43 नहीं 63 है। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है, 8:45 यानी 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितना इसका कोण बनेगा वो बताना है। कब, 8:45 पर। तो इसके लिए सूत्र होता है थीटा बराबर, या कोण ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, थीटा बराबर होता है 11/2 m - 30h। और ये मोड लगा रहता है बाहर। देखिए हमने क्या लगाए हैं, ये मोड लगाए। मोड का मतलब इनसे निकलने के वाला कुछ भी मान, चाहे अंदर भले माइनस में आए कैलकुलेशन, लेकिन हमेशा प्लस में लेते हैं। ठीक, तो इसी सूत्र में हम मान रख देते हैं। कोण कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर मोड 11/2, एम क्या है, मिनट, मिनट कितना है 45, यहाँ पे रखेंगे 45 - 30 और एच का मान क्या, घंटा, घंटा कितना 8, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, इसे मोड लगा देंगे। अब देखिए काट देते हैं इसको, काट इनकी क्या करेंगे, इनकी दोनों की आपस में गुणा कर लेते हैं। तो कि 11 से किसी की गुणा 45 की मान लीजिए करनी है, तो हम 11 कैसे गुणा करते हैं, 4 से लिख देते हैं, 5 से लिख देते हैं, बीच में इन दोनों का योग, 4 5 9 यानी 495। और कुछ हासिल बचता है तो इसे इधर ले आते हैं। ठीक, तो हम इनको सीधे सीधे गुणा लिख देते हैं, 495/2 - 8 3 24 यानी 240 इधर आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 495 को 2 से काट देंगे। यहाँ पे कैसे काटेंगे, 2 दूनी, देखिए यहाँ से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 यानी 247 मान लेते हैं। ठीक, 0.5 बचेगा, लेकिन पॉइंट में मान नहीं लेना है क्योंकि इसमें लगभग की बात की गई है। तो 247 बचेगा यहाँ पे, और इसमें से घटाना कितना, 240, तो कितना बचेगा 7, यही पूछा उसने लगभग में। तो यहाँ पे यानी इस प्रश्न का ये मोड है, इसे 1200 मत समझ लेना, क्या बच रहा है 7 डिग्री, यानी इस प्रश्न का पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 पर। प्रश्न नंबर 64 में क्या पूछा गया है, दो दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए श्रृंखला दे रखी है, इसमें क्या क्या पूछा गया वो बताना है। ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। तो क्या करना है, ऐसे प्रतीकों की संख्या गिनना है। प्रतीक कौन से, जैसे ये परसेंटेज का प्रतीक है, यहाँ पॉइंट है, देखिए ये बराबर का प्रतीक है, ये देखिए @ का ये प्रतीक है। ठीक, ये देखिए बड़ा का प्रतीक है। तो ऐसे प्रतीकों की संख्या ज्ञात करना है जिनके ठीक पहले एक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 ये से 9 वो संख्याएं हैं, और ठीक बाद एक अक्षर, अक्षर कौन से, KFR। तो ये हमको ढूंढने हैं। तो क्या करते हैं, हम पहले प्रतीक ढूंढते हैं, प्रतीक ढूंढते हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो। ठीक, तो ये देखिए प्रतीक तो है लेकिन पहले संख्या नहीं है तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रतीक है, इसके पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए ये भी प्रतीक है लेकिन पहले इसके अक्षर नहीं है तो ये वाला कट जाएगा। ठीक, कट गया। यहाँ पे देखिए प्रतीक है, प्रतीक के पहले संख्या होनी चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए प्रतीक है, पहले संख्या नहीं है तो ये भी कट गया। बच्चा कौन सा, ये प्रतीक, यहाँ पे भी प्रतीक तो है, पहले एक संख्या नहीं है तो ये भी कट जाएगा। ये प्रतीक है, इसके पहले संख्या नहीं है तो ये भी कट जाएगा। बच्चा कौन, ये वाला प्रतीक, इसके भी पहले संख्या नहीं है, अक्षर है तो कट जाएगा। ये प्रतीक है यहाँ, तो क्या कौन सा बच्चा, सिर्फ ये वाला 9.M, तो ये वाला सिर्फ एक, यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यही वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 पर। प्रश्न नंबर 65 देखिए ज्योमेट्री का प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 40 डिग्री और कोण B बराबर 70 डिग्री तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, त्रिभुज जैसा दे रखा है, त्रिभुज ABC ऐसे बना दीजिए, A B और C, क्या दे रखा है, A 40 डिग्री, A कौन सा 40 ही आंतरिक वाला, कितना 40, और B कितना है, B कितना, देखिए मैं 2 चित्र आपको बना के बताता हूँ जिससे थोड़ा आप क्लियर समझ पाएंगे। यहाँ पे A B C, आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं, देखिए उसने कहा है B 70 डिग्री, यहाँ पे है 70 डिग्री, और पूछा कौन सा है कोण, ये वाला पूछा है। देखिए यहाँ पे ये वाला कोण पूछा गया, जहाँ पे मैं ये घुमा रहा हूँ ये वाला कोण पूछा है। इसका कलर चेंज कर लूँ,
कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, तो ये वाला देखिए, मैं आपको कोण बता दूँ, ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण का दुगना होता है, लेकिन ये वाला कोण तो हमको पता ही नहीं, ये वाला हमको कोण पता नहीं। तो बहुत से लोग क्या करें, चित्र ऐसा बना लेंगे, जैसे यहाँ पे कोण 40 डिग्री हो गया, तो ये वाला कोण जो पूछा गया है वो कैसे निकालेंगे, ये वाला जो कोण होगा बी वाला इसका दुगना होगा। तो इस चित्र में तो जैसे 70 डिग्री बन गया, तो 70 का दुगना कितना हो जाएगा, ये वाला 140, यानी कोण ए जो बहिष कोण जो पूछा गया है वो माना जाएगा 140। अगर आपने सोचा कि चलिए इसका दुगना होता है, तो ये वाला हमने ऐसे ऐसा चित्र बना लिया, तब कैसे निकालेंगे, तब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जब बी का मान 70 दे रखा है तो यहाँ बचा कितना, यहाँ भी तो 70 ही ना बचेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। 40 ही आ गया, 70 ही आ गया, बचा कितना, 70 ही तो और बचा। तो चाहे हम चित्र ऐसे बना लें, तब तब यहाँ पे बी का मान है या ना निकाले, सी का मान भी 70 निकलेगा। ठीक, चाहे हम ऐसे बना लें, तो यानी होता तो इसी का दुगना है, लेकिन इधर वाला कोण पता होना चाहिए। कई बार लोग क्या करेंगे, इधर वाला कोण बी बना लेंगे, तो सी यहाँ पे सोचेंगे कैसे निकालें, तो सी का मान 180 में से घटा के निकाल लेंगे, यानी ए का मान 140 डिग्री ही आना है। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी कोण बना लें हम इसको हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 पर। प्रश्न नंबर 66 में देखिए क्या दे रखा है, प्रश्न ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, किनकी, दोनों की, यानी उनकी यानी दोनों की, श्रीनिवास और लड़की की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए ये आसान प्रश्न है, हम कैसे करेंगे। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, दो की औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो यानी दो की कुल आयु कितनी होगी, दो लोगों की है तो 33 गुणा 2, यानी इनकी 5 वर्ष बाद कुल आयु दोनों की कितनी होगी, 66 वर्ष। यानी अभी दोनों की कितनी उम्र है वर्तमान में, 10 वर्ष कम कर दें तो कितनी है, 56। अभी यानी दोनों की उम्र का योग कितना है, 56 वर्ष। अब देखिए उसने, अब आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या गया है, लड़की की वर्तमान आयु, इन दोनों का योग 56, लड़की की निकालनी है। अब उसने कहा कि लड़की 4 वर्ष छोटी है, तब हम क्या करें, 56 को पहले 4 से अगर हम इसमें से देखिए 4 घटा दें तो बचेगा कितना, 52। अब 52 बचा, अब यानी दोनों की उम्र बराबर बराबर बची है। ठीक है, 4 घटा दी, 4 ज़्यादा थी लड़के की यानी श्रीनिवास की, तो बची कि 4 घटाने के बाद बची 52, तो 52 बची। अब दोनों की आधी आधी, अब हम इसे आधा कर देंगे तो बची कितनी, 26। अब दोनों की उम्र कितनी बची, 26 26। श्रीनिवास की 4 ज़्यादा थी, तो श्रीनिवास की अगर पूछता तो 4 हमने घटाए तो इन्हें 4 जोड़ देते, और केवल लड़की की पूछी है तो इसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 26। यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम इसी तरह सवाल हल करेंगे ट्रिक से। थोड़ा हमको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, सवाल कठिन नहीं होते, आँख से सोचना पड़ता है, तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक, इस प्रश्न में क्या करंट का क्वेश्चन है। देखिए करंट के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, ये हमको याद करना पड़ता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। तो उसका नाम अभ्यास है, यानी ये करंट का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं याद रखना, बस सिर्फ पढ़ लिया इतना ही बहुत है। प्रश्न नंबर 68 में क्या दे रखा है, देखिए प्रश्न नंबर 68 में सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, दी गई तालिका में गर्भ निरोधन की 4 विधियाँ और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती हैं, कौन सा विकल्प सुमेलित को दर्शाता है। देखिए कॉपर टी क्या करता है, रोपड़ तक ऐसे मिला दीजिए, इसका मैं मिलान दिखा देता हूँ आपको, ए का 4 से है और बी का से और डी का 1 से। तो देखिए हम इन्हें मिला देते हैं, आप याद कर लेना, डी का 1 से अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, और ए का काय से 4 से। कॉपर टी से क्या होता है, निषेचन रुक जाता है, और कंडोम से क्या होता है,
कंडोम सी का कैसे दूसरे सी से क्या है, कंडोम से क्या शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते और मुख्य जो गोलियां हैं उनसे रोपण रुक जाता है। क्या रुक जाता है? रोपण। तो इस तरह आप मिला लीजिए। कंपटीशन का ये उसका जीएस का प्रश्न है, इसमें कुछ मैं ट्रिक नहीं बता सकता एक्स्ट्रा आपको, तो ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न आप याद नोट कर लीजिए, कुछ कठिन प्रश्न होते हैं, कुछ आसान होते हैं। ज़्यादा कठिन प्रश्न रहें तो 2-4 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 80% सही कर लेते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप जनरल के रहें। मैं सिलेक्टेड हूँ इसमें, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं जिससे कि आप लोग देखें कि अगर 2-4 प्रश्न छोड़ भी दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है। तो 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? 14 का होता है। यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। तो आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक, प्रश्न पढ़िए, इसे नोट कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, बार बार वीडियो देख लेंगे तब भी याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 में क्या दे रखा है, थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं। 70 में क्या दे रखा है, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत चुनना है। अब देखिए इसका ऑप्शन है, अक्षांश सब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो सही बात है, उसने कहा गलत चुनना है। 180 डिग्री ई और 180 डिग्री डब्लू यानी ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरीय रेखा को संदर्भित करते हैं, तो ये भी सही है। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, ये गलत है। देशांतर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं लेकिन अक्षांश नहीं करते। ठीक, ये यहाँ पे अक्षांश होता तब ये वाला कथन सही हो जाता। ठीक, यहाँ पे गलत ढूंढना है, तो ये प्रतिच्छेदन नहीं करते। देखिए देशांतर कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, ये बात गलत है, क्योंकि प्रतिच्छेदित अक्षांश करते हैं। ठीक, ये देशांतर के लिए सही था, तो यानी गलत ही ढूंढना था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 पर, इससे थोड़ा जूम करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, रीजनिंग का प्रश्न है। AEFGHIJK एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर की ओर मुख कर दिया सबका। उत्तर की ओर पेपर में देखिए ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, और इधर की तरफ ईस्ट होता है और इधर की तरफ वेस्ट होता है। ठीक, ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले। क्या लिखा है, HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब ऐसे सिर्फ पढ़ लीजिए, भी रखिए नहीं, पहले देखते हैं कहाँ से हमको पकड़ना है। HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बैठा है। F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। F और E दोनों I के ठीक बगल में बैठे हैं। H और E एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। K पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। अब देखिए हमको ऐसे ही पकड़ना है, K पंक्ति के दाएं सिरा कौन सा हुआ? ये वाला, तो यहाँ पे K बैठ गया। ठीक, J H के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। J के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अब इसे छोड़िए, अब यहाँ पे देखिए K का जो संबंध है ऊपर कहाँ है, F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। यहाँ पे पढ़िए, तो देखिए F के ठीक बगल में बैठा है, यानी F को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक, ऐसे हो गया। F और E दोनों I के ठीक बगल में बैठे हैं। F और E यहाँ पे क्या रखा, F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। F और K, तो हमने बैठा दी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे F है, कहीं आप इन्हें इसे K ना समझ लें, E ना समझ लें। ठीक, ये हो गया F। यहाँ पे पढ़ रहे हैं F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। F और E दोनों I के ठीक बगल में बैठे हैं। F और E, तो F तो ये रहा, तो हम E यहाँ पे रख दें और I के ठीक बगल में, यानी I यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे पढ़ रहे हैं H और E एक दूसरे के ठीक बगल में। H और E यानी E ये रहा, तो H हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, ठीक बगल में बैठे हैं। अब के पंक्ति के दाएं सिरे बैठा, हमने पढ़ लिया। अब बच्चा का J और H, J H के बाईं ओर ठीक बगल में। J H के बाईं ओर, तो H का बायां इधर रहेगा, तो J यहाँ पे,
ठीक बगल में बैठा है। अब कौन, जे के बाईं ओर कौन बैठा? अब देखिए इनमें से कौन बचा? जी बचा, तो जी को हम यहाँ रख देते हैं। अब यही पूछा जे के बाईं ओर कौन बैठा है, तो जी। तो यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह हमने बैठा दिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 में क्या पूछा गया है? ये करंट का प्रश्न है। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, आप इसे पढ़ के याद कर लीजिए। करंट का प्रश्न कोई ज़रूरी नहीं इसे याद करना, क्योंकि करंट का प्रश्न बदल जाते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए पहला और तीसरा सत्य है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, ये दर्पण पर अविलंब होता है। ठीक, ये दर्पण पर अविलंब होता है। कौन? मुख्य अक्ष। किसमें? गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष दर्पण पर अविलंब होता है। तीसरी बात कौन सी सही है? मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक, तो ये साइंस का प्रश्न है, आप साइंस से तैयारी करिए। हमारा मुख्य फोकस मैथ और रीजनिंग पर है। देखिए इस प्रश्न को, ये मैथ का प्रश्न है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, इसमें दे रखा है 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पी कर सकता है 9 दिन में और क्यू कर सकता है 12 दिन में। तो देखिए टोटल कार्य हम कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम सबसे से छोटी ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिसको ये दोनों काट दें। तो ये 36 ले लेते हैं हम, क्योंकि 36 को 9 ही काट देगा और 12 को। इससे छोटी कोई संख्या हम ले नहीं सकते जो दोनों काट दें। तब देखिए 9 से 36 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पी की इफिशियंसी आ जाएगी 4, और चौक 36 और 12 से काटेंगे तब 3। इफिशियंसी का क्या मतलब होता है कि एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, यानी पी एक दिन में 4 कार्य कर सकता है और क्यू एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, 36। अब पूछा गया है कि यदि वे क्यू से शुरू करके एक दिन छोड़ कर कार्य करें, यानी एक दिन क्यू जाएगा तो अगले दिन पी जाएगा। ठीक, फिर पी क्यू जाएगा, फिर पी, यानी क्यू, और स्टार्ट कहाँ से करना है, क्यू से। अंतर निकाल ली, इफिशियंसी 4 और क्यू की इफिशियंसी 3, यानी पी एक दिन में 4 काम कर सकता है और क्यू एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब क्या कह रहा है कि यदि वे क्यू से शुरू करें, तो देखिए क्यू से शुरू करेंगे तो देखिए अगर ऑप्शन में, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे क्या देखा, 11 10 11 10, यानी कुल दिन कम से कम 10 या 11 लगेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे कि दिन लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया पहला दिन, दूसरा, तीसरा, जैसे मैंने लिख दिया समझाने के लिए। लेकिन आप ऐसे नहीं करना है, फिलहाल मैं इसे समझाने के लिए लिख दिया हूँ। तो देखिए पहले दिन पे कौन आएगा, क्यू। उसने कहा ना क्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा पी, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा पी, यानी एक दिन में क्यू कितने काम कर देगा, 3, इसकी इफिशियंसी 3 है। और पी कितने कर देगा, 4, यानी अगर देखा जाए तो 2 दिन में कुल कितने काम हो रहे हैं, 7। 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 7। ठीक, टोटल काम कितना है, 36। टोटल काम 36 है, और एक दिन में कितना काम हो जा रहा है, 3 एक बार, और दूसरे दिन को 4, यानी 2 दिन को मिला के 7 दिन। तो या तो आप इस तरह लिख दीजिए 3 फिर 4, फिर ऐसे आप जोड़ लीजिए, तब आपको 10 दिन तक जोड़ेंगे तो आपका, क्योंकि 7 मान लीजिए बन रहा है 2 दिन का, तो ये 35 कार्य हो जाएगा कितने, 10 दिन में। या फिर ऐसे जोड़ लीजिए, जैसे 2 दिन का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 7। अब देखिए टोटल कार्य कितने हैं, 36। यहाँ पे 36 देखिए, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा, तो यानी 10 दिन में कुल कितना कार्य हो जाएगा, 35, यानी 10 दिन में कुल 35 कार्य हो जाएगा। और इस तरह आप देखेंगे कि पी कितने नंबर पे आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है, सॉरी पी नहीं, क्यू। क्यू देखिए पहले दिन पे आ रहा है, तीसरे दिन पे आ रहा है, 5वें दिन पे आ रहा है, यानी लास्ट यानी 20वें दिन पे आ रहा है। तो यानी 10 दिन तक इन दोनों ने काम किया, इससे हमको कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब 11वें दिन क्या होना बच्चा, 11वें दिन कौन आ गया, क्यू। 11वें दिन काम कितना बचा है, 35 तो हो गया, बचा 1, यानी 1 काम बचा, और क्यू करेगा, क्यू की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो वो करेगा 1/3। तो कुल कितना दिन होगा, 10 दिन ये और 1/3 और। ठीक, तो यानी 10 सही 1/3, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा। तो हम इसी तरह प्रश्नों को हल करते हैं ट्रिक से। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। अगर ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए, वरना
ना समझ में आए तो आप ऐसे दिन दिन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल हमारा सही होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 पर। प्रश्न नंबर 75 में क्या पूछा गया है, रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया है राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। तो देखिए उत्तर की ओर कभी लेना हो आप सीधे लीजिए ऊपर को। ठीक, उत्तर की ओर कितना चलता है 200 मीटर, फिर वही बाएं मुड़ता 300 मीटर, यहाँ मुड़ेगा 300 मीटर हो जाएगा, फिर दाएं मुड़ता यानी दाएं इधर इधर होगा दाएं 400 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है यानी इधर चलेगा, और 1 किलोमीटर चलता है यानी 1 किलोमीटर लिख दीजिए। ठीक, 1 किलोमीटर चलता है। अब पूछा क्या है कि उसका अब राजन का मुख किस दिशा में है। देखिए जो ऊपर को उत्तर, देखिए पेपर पे हम कैसे मानते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे साउथ रहता है दक्षिण, और इधर पूरब रहता है हमेशा, और हमेशा पेपर पे, और हमेशा इधर पश्चिम। ठीक, तब भी आप कोई भी चित्र बनाए याद रखिए। तो देखिए इसका मुख किधर हो गया, पश्चिम की तरफ, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन देखिए पश्चिम आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 पर। प्रश्न नंबर 76 में क्या दे रखा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए धारावाही परिनालिका के लिए कौन से कथन सही हैं। देखिए इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, पहला कथन। दूसरा क्या है, एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करती, कौन, धारावाही परिनालिका। तीसरा कथन क्या है, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और याद करते रहिए। ठीक, इसमें हम कुछ ट्रिक नहीं बता सकते, सिर्फ प्रश्न पढ़ा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साइंस का प्रश्न है। देखिए अगर आप साइंस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर दिए तो मान लीजिए 55 नंबर हो जाता है। 55 में मान लीजिए 5 प्रश्न छोड़ देंगे तब भी 50 प्रश्न हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन लगा के 60 प्रश्न हो जाएंगे, और 8-10 प्रश्न तो जीएस के आप लोग कर ही दें जो नॉर्मल पूछे जाते हैं। देखिए करंट का प्रश्न है, इसमें क्या दे रखा है, भारत सरकार द्वारा वर्ष, यहाँ पे खाली जगह भरना है, यहाँ पे 2021 आ जाएगा, में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था, कब, 2021। यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 पर, 78 पर। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, थोड़ा मोटाई बढ़ा लूँ पेन की। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। चलो लोकू उत्सव कब कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 पर। इसमें क्या दे रखा है, जीएस का प्रश्न है। क्लोर एल्कली प्रतिक्रिया में 3 उत्पाद, कौन कौन से 3 उत्पाद, देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH। ठीक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH 3 उत्पाद बनते हैं काय में, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में। थोड़ा जूम आउट करके दिखा दूं, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। ठीक, आप इसे ऐसे याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में क्या दे रखा है, देखिए रीजनिंग का, रीजनिंग के 30 प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में, और मैथ के 25। अगर ये 2 ही आपने सेक्शन कर लिए अच्छे से तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यदि संख्या 42, 51, 45 और 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, जहाँ जहाँ विषम अंक मिले 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और 3, और कहाँ पे, यहाँ पे 3। ठीक, अब अगला कलर चेंज करके बताते हैं। प्रत्येक सम अंक से 1 घटा दिया जाए, यहाँ पे 1 घटा दीजिए, यहाँ पे घटा दीजिए, और यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे। अब देखिए तो नीचे देखिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो इस प्रकार बनी, यहाँ तो लिखा और कुछ नहीं, इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर। तो देखिए पहले बनाइए संख्या क्या बन रही, ये घटाना है 1 1 और 3 को जोड़ना है, जहाँ 1 घटाना वहाँ माइनस लगा दिए, मत ऐसे ही घटा दीजिए। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ पर बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 1, और यहाँ पर 3। अब उसने कहा इस प्रकार बनी
बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर। तो इस संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8। ठीक, सबसे छोटा अंक कौन सा? 1। यानी 8 और 1 का अंतर कितना है? 7। यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 में क्या पूछा गया है? बल्ब के फिलामेंट को खाली जगह भरना है प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्या? उच्च प्रतिरोध वाला। बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। काय के लिए? उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीएस का प्रश्न है, साइंस का, याद कर लीजिए। इसमें क्या दे रखा? वही प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है? अंतःस्यंदन। क्या कहलाए? अंतःस्यंदन। जिसमें भूमि से रिसकर जल नीचे जाता है उसे क्या बोलते हैं? अंतःस्यंदन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 में क्या दे रखा है? थोड़ा जूम करता हूँ। इसमें क्या दे रखा है? सॉरी, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, अगर हो सकता है एग्जाम में ना भी हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें आसान करना क्या है, देखिए थोड़ा बताता हूँ आपको। 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी, यानी पानी की टंकी का जो आयतन रहेगा, 2 मीटर भुजा वाली है तो यहाँ पे 2 का वो क्या रहेगा? 2 भुजा वाली पानी की टंकी का आयतन क्या होगा? इसमें देखिए हम लोग फंसते कहाँ पे? हम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है वृत्ताकार इनलेट। वृत्ताकार इनलेट क्या होता है? वृत्ताकार इनलेट का मतलब एक पाइप। जो पाइप क्या होता है? बेलन। तो बेलन, हम इसकी कंपेयर कैसे करेंगे? बेलन, हमको बेलन मान के इसे सॉल्व करना है। यानी बेलन की जो हाइट है, यानी बेलन का जो आयतन, जितना बेलन में पानी आएगा, कहने का मतलब ये है पानी की टंकी में एक पाइप लगा हुआ है तो हाथ से पानी आ रहा है। अब कितना पानी उस पाइप में आएगा उतने से ही तो टंकी भरी जाएगी। हमको यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है कि पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखिए, पानी का आयतन तो हम निकाल लें, सॉरी, टंकी का तो आयतन आसानी से निकाल लेंगे। 2 मीटर है, घनाकार है, तो 2 का क्यूब कर देंगे, यानी टंकी का आयतन निकल जाएगा। अब क्या निकालना है? जो बेलन है यानी जो पाइप है उसका आयतन निकालना है। तो उसका आयतन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे उसका आयतन। का आयतन के लिए हमको क्या चाहिए होता है? पाई का मान। देखिए, पाई का मान हम रखेंगे 22/7। क्यों? यहाँ पे 3.5 दे रखा है। 3.5, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर, तो यानी हम इन सेंटीमीटर को भी मीटर में बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन और टंकी के आयतन के बराबर करते हैं। देखिए, टंकी का आयतन कितना होगा? 2⁻3, यानी ये हो गया उसका आयतन, काय का? घन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या आ जाएगा? पाई का मान हम रख देंगे सीधे 22/7, यहाँ पे रख ही देते हैं। ठीक, πr² होता है सूत्र, πr²h। इसमें देखिए पाई का मान 22/7। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? 7/2। 3.5 को कैसे लिखेंगे? 7/2। r² है तो 2 बार लिख देंगे 7/2। अब देखिए, सेंटीमीटर में दे रखी है और बाकी सारा मटेरियल जो है मीटर में है, तो हम इसे सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? मीटर में कैसे बदलेंगे? सेंटीमीटर को 100 से भाग कर देंगे, यानी 100। अब यहाँ पे 100 ना लिख कर हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 100 से भाग कर दिया। ठीक, 200 कर दिया, थोड़ी हमारी जगह बच जाएगी। और 2 बार स्क्वायर है तो एक बार दोबारा और 100 से भाग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 7/200 गुणा 7/200, πr²h हो गया। अब क्या बचा? h। हमको h का मान रखना है। h का है एक दूरी मान लीजिए, यानी पाइप की लंबाई। तो पाइप की लंबाई क्या होती है? दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब हमको समय ही निकालना है। अब देखिए, चाल दे रखी है, h का मान क्या आ जाएगा? h यानी दूरी हो गई, चाल क्या दे रखी है? 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 2 गुणा समय, क्या? समय t मान लेते हैं, यानी h की जगह में रखना है 2 × t। तो 2 × t। अब हमको t निकालना है। t हम आसानी से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये कैसे काटेंगे? 7 से 7 काट दीजिए। अब बचा 2 से यहाँ पे काट देंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 2 से फिर काट दीजिए, 2 11
और यहाँ पे भी काटे तो यहाँ पे बचेंगे 100। इधर क्या बचेगा 8, यानी इधर बचेगा 8 8 तो 2 बार है ना 100 100, इनको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 80,000। ठीक, यानी 8 के आगे 4 जीरो, और इधर क्या बचेगा 11,77 गुणा टी। हमको टी का मान निकालना है, तो हम टी को इस तरफ रखेंगे और क्या करेंगे इधर ऐसे लिख लेते हैं, टी बराबर इन 8,000 को उस साइड भेज देते हैं, सॉरी 8,000 को नहीं 77 को, 80,000 के नीचे, 80,000 के नीचे 77 को भेज देते हैं। अब देखिए ये जो समय आएगा वो काय में आएगा, वो सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड हमने हर जगह मीटर लिया तो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन जो आंसर में लाना है वो मिनट में। तब हम क्या करेंगे, इस जो समय जो सेकंड में आ रहा है इनको हम मिनट में करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। अब 60 से भाग करेंगे तब जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, और 2 3 6 और 2 चौक 8, ऊपर बचेगा 4,000, यानी 4,000 बट्टे यहाँ बचेगा 77 गुणा, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो देखिए 3 और 77 की गुणा हो जाएगी, 3 7 21 का 1, 3 7 21 और 2 23, यानी 231। अब बचा कितना 4,000 बटे 231। अब आप इन्हें भाग करिए, देखिए 231 से 40 में 400 में भाग करेंगे तो 1 का बार जाएगा, 1 231 एकम 231, बचेगा कितना 9 9 सॉरी बचेगा कितना 69। यहाँ पे डायरेक्ट हम सीधे सीधे भाग कर लेते हैं कि 400 सॉरी करके दिखाते हैं आपको भाग, 400 के लिए भाग करते हैं 231 से, 400 भाग 231, तो 231 से कम 231, 400 नहीं है 4,000 है, तो बचेगा कितना 231 घट 200 बचे 200 में से, यानी 100, यहाँ पे बचेगा 10 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक, और यहाँ पे बचेगा 161 नहीं 169 बचा, 169। अब जीरो उतार लेंगे, अब कितने का बार लगेगा, 7 का तो लगेगा नहीं, ओ सॉरी 8 का तो लगेगा, 2 8 16 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 का बार लगेगा, यानी 17। तो 17 वाला पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो इस तरह हम इसे हल कर लेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जगह कम है तो आप ऐसे भाग कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा हिंट कर सकते हैं, आपको पूरा नहीं मतलब समझा सकते, घर पे बैठ के आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन, खुद सॉल्व करना है, समझ में आए तो थोड़ा हिंट लेना है। ठीक, इस प्रश्न का दे रखा है 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया, तो अंशु मलिक ने, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85 पर। 85 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का सही गणितीय रूप है, तो ये वाला B बराबर IR। ये साइंस का प्रश्न है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं बता सकते ट्रिक व्रिक। इसको देखिए सिर्फ पढ़ लीजिए। जब परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, आवेश बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तब आकर्षण बल भी बढ़ेगा, जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, त्रिज्या घटती है, यही लिखा है ना, लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है, आप देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 पर। 87 में क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 87 को थोड़ा जूम आउट करते हैं। क्या दे रखा है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब, इसके अलावा पर्दे पर कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किए जा सकते, यानी इस प्रश्न का पहला और दूसरा यानी जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कितना आएगा 88। इसमें 88 में क्या दे रखा है, थोड़ा बड़ा करते हैं प्रश्न। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है, यह सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है, यौगिक एक्स क्या है, तो यौगिक एक्स क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 पर। 89 में क्या दे रखा है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें दे रखा है 9, 10, 18, 45, 109 और यहाँ पे खाली जगह में क्या भरना है। तो देखिए आपको बहुत आसानी से मैं बता देता हूँ इस प्रश्न को कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 9, उसके बाद 10, उसके बाद 18, उसके बाद 45, उसके बाद 109। तो इनके कभी भी प्रश्न करो पहले उनके बीच अंतर निकालो। इनके बीच अंतर कितना है, 1। इनके बीच अंतर कितना है, 8। इनके बीच अंतर कितना है, यहाँ पे 45 है ना, यहाँ पे ये 45 है, ठीक। तो इनके बीच अंतर कितना, 27। और इनके बीच अंतर कितना है, 16, ठीक, सॉरी 64। इनके बीच अंतर कितना है, 64। तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 का क्यूब जोड़ा गया, यहाँ पे 2 का क्यूब जोड़ा गया। देखा जाए तो सॉरी 2 का क्यूब, यहाँ पे ऐसे नहीं, 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। इस तरह अब 109 में क्या जोड़ेंगे, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 125। तो 125 जोड़ देंगे 109 में तो क्या बन जाएगा, 234, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90। 90 में क्या दे रखा है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण तो क्या होगा। देखिए जब कहाँ से, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो वक्रता केंद्र से गुजरती है तब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण शून्य रहता है, क्योंकि किरण ऐसी की ऐसी ही निकल जाती है तो कोई कोण नहीं बनता। यानी इस प्रश्न का चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 में क्या दे रखा है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। तो देखिए अगर अधिकतम की जहाँ बात आ जाए इस तरह तो वहाँ पे समझ लीजिए आपको क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है यानी मासा निकालना है। अब देखिए मासा कैसे निकालेंगे, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। तब हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। यहाँ 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है यानी 500 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी हो गया 525 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया 700 मीटर और 35 मीटर यानी 735 सेंटीमीटर और यहाँ पे 400 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हो गया 490 सेंटीमीटर। अब हम कैसे निकालते हैं HCF या मासा, इन्हें गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 जीरो, 5 पंजे 25, ठीक है 105 पंजे 525, ठीक ऐसे काटा। अब यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, यहाँ पे देखिए ऐसे गलती नहीं कर दीजिए कहीं आप, इतने समय कहीं 525 को ऐसे काट दो, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 15 लिख दो। तो ऐसी गलती मत कर देना पेपर में वरना अटक जाएगा सवाल, ठीक है। तो हमने सही काटा, देखिए यहाँ पे कैसे काटा है, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 यानी 25 में जाने के लिए एक जीरो लगाया, ठीक। इसी तरह 735 काटा, 5 एकम 5 और यहाँ पे 35 काटना है तो जीरो लगाएंगे। ओ सॉरी यहाँ जीरो क्यों लगाएंगे, 2 बचेगा तो 7 5 से काट रहे हैं, 2 बचेगा 23 हो जाएगा तो 5 चौक 20, यहाँ बचा फिर 3 तो 7 5 7 35 यानी 147 बचेगा। आगे काटना 490 को तो 5 नेम 45 और बचा कितना बचाएगा 4 तो 5 अट्ठे 40 यानी क्या हुआ। अब देखिए कितने से काटेंगे, से काट दीजिए 15 7 105 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और यहाँ पे आ जाएगा 14 7 98, ठीक। तो ये कट गया। अब ये किसी से नहीं कटेंगे तो यानी जब नहीं कटेंगे तो इनको छोड़ दीजिए। क्या बचा, HCF 7 पंजे 35 यानी HCF जो बचा 35 वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93। इसमें क्या दे रखा है, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। तो पेरियार नदी कहाँ बहती है, केरल में, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। पेरियार घाटी भी है वो भी इसी केरल में ही बहती है। प्रश्न नंबर 94 में क्या दे रखा है, रसायन विज्ञान का प्रश्न है। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। तो PQ यानी यहाँ पे क्या क्या आएगा ये निकालना है। तो ये मुझे नहीं आता है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, प्रश्न ऑप्शन नंबर 3, ठीक।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 95। इसमें क्या दे रखा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री होंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अभी भी अगर कोई भी योजना है, अब कौन सा, अब नीति आयोग आ गया है, उसके भी अध्यक्ष अगर कोई पूछता है तो पीएम रहेंगी, यानी नरेंद्र मोदी रहेंगे, ठीक, क्योंकि अभी वर्तमान में पीएम वही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96 पर। प्रश्न नंबर 96 में क्या दे रखा है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की थी। तो मनसुख मंडाविया, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग में वही थे मंत्री, तो कौन थे, मनसुख मंडाविया, यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 में क्या दे रखा है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, यानी 11 संख्याएं टोटल, उनका 41 है औसत, ठीक। पहली 5 संख्याओं का औसत 18, तो देखिए पहली 5 संख्याओं का हम सीधे योग निकाल लेते हैं, कितना हो गया, 18 पंजे 90। योग कैसे निकालते हैं, औसत का संख्याओं की संख्या से गुणा, 5 संख्या 18, तो 18 गुणा 5 प्लस, और अंतिम पाँच संख्याओं का औसत 64, तो अंतिम 5 संख्याओं का भी योग निकाल लेते हैं, तो 5 गुणा संख्या कितनी, औसत कितना 64, 5 गुणा 64, ठीक। इन दोनों का कितनी संख्या हो गई, 5 ये 10 हो गई, टोटल संख्या है 11। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो इनका योग मतलब 11 संख्याओं का योग क्या आएगा, 11 गुणा 41, उसमें से घटा देंगे तो हमारी छठी संख्या निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 18 पंजे 90, अभी बताते हैं, और 5 चौक 20 का 0, 5 छक्का 30 और 2 32, ये कितना हो गया 320, और 90 कितना हो गया 410, यानी जो पहली 5 संख्याएं हैं और अंतिम 5 संख्याएं, उनका योग कितना आ गया 410, ठीक। टोटल कितनी संख्या है 11, तो 11 संख्याओं का औसत कितना 41, तो 11 संख्याओं का योग कितना, टोटल योग कैसे निकालेंगे, 11 का औसत में गुणा, यानी 11 गुणा 41, 11 के 41 में कैसे गुणा करेंगे, 4 और 1, और इन दोनों का योग 5, कितना हो गया 451। तो कुल 11 संख्या उनका योग कितना 451, उनमें से 10 संख्या का योग कितना 410। अब हमको क्या निकालनी, छठी संख्या जो छूट रही है, कौन सी, यहाँ 11 ले रहे हैं, यहाँ 10, तो जो संख्या बची छठे नंबर पर वो कौन सी है, 451 में 410 घटा दिया, बचा कितना 41, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह आप भी हल करिए स्पीड में थोड़ा। प्रश्न नंबर 98 में क्या दे रखा है, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ से बताते हैं, सीधे लिखना नहीं, ऐसे करते हैं। यहाँ पे देखिए एस की पोजीशन देखिए, एक बार लिख देते हैं, S2L P6N M 18 और P, अब लिखा है J 54R और लिखा है G 126 T, ठीक, खाली जगह बनना। अब क्या देखिए एस की पोजीशन होती है 19 से क्या आया है 16, यहाँ पे पी की पोजीशन 16 होती है। इसी तरह पी से क्या आया एम की पोजीशन 13, यानी देखिए यहाँ पे 3 कम हुआ, यहाँ पे देखिए 3 कम हुआ, और देखिए 13 से फिर यहाँ पे आ गया जी की पोजीशन होती है 10, तो फिर 3 कम हुआ, यानी 3 इन अक्षरों में कम होती जा रही है, ठीक, 3 कम हो जा रही है। अब यहाँ पे देखिए तो एम से कितना आ गए हम, जे पर 3 कम हुआ, फिर जे से 3 कम हुआ तो 7 पर आ गया, जे का 10 होता है और जी का 7 होता है, यानी 3 कम हो रही है। इसी तरह एल की देखिए पोजीशन कितनी 12 और एन की पोजीशन 14, यानी 12 में 2 जोड़ा गया 14 प्लस 2 हुआ। इसी तरह एन से फिर क्या हुआ पी, एन की पोजीशन 14 और पी की पोजीशन 16, यानी फिर 2 हुआ। इस तरह आप देखेंगे तो लास्ट वाले अक्षरों में 2 जोड़ा गया, ठीक, +2 अब देखिए हमको इससे कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहे क्योंकि डी बी सब में दे रखे हैं, ठीक, डी बी। अब हमको क्या करना है, जो अंक दे रखे हैं उनसे करेंगे। 2 से क्या दे रखा है 6 से क्या 18 से 54 से 162, यानी देखिए 2 तियाँ 6 तियाँ 18 तियाँ 54, इसी तरह 54 तियाँ 162 और 162 तियाँ 486, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99 पर। प्रश्न नंबर 99 में क्या दे रखा है, देखिए इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। यहाँ पे हमको बस ये ध्यान रखना है कि 3 में से 27 कहीं ना घटा दें, 27 को 3 से भाग करेंगे पहले, ठीक, क्या बचेगा 9,
और 27 की 0 में गुणा हो जाएगी 0, माइनस चिन्ह है तो ये माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे +1। अब क्या 9 और 1 10, कुल मिलाकर 10 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो, जिससे मैं और आगे बनाता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ पैसा सा नहीं मिलता है। फिर कहीं सोचो यार लाइक नहीं करूँगा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा मन करता है कि बना लो वीडियो, अन्यथा फिर अगर लाइक वगैरह नहीं आते हैं तो मन नहीं करता। फिर चलो देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात। 1 वर्ष पहले का साकेत और तिलक, 1 वर्ष पहले, देखिए प्रेजेंट, ये हम प्रेजेंट यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट। ठीक, यहाँ पे 1 वर्ष पहले और यहाँ पे क्या रखा है 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर +4 कर देते हैं। यहाँ पे 1 वर्ष पहले तो -1। ठीक, 1 वर्ष पहले तिलक और साकेत, साकेत की आयु कितनी और तिलक की आयु का अनुपात, साकेत कितना है 5, साकेत हो गया यहाँ पे 5 1 वर्ष पहले। ठीक, इस चीज़ में लिख रहे हैं। और तिलक की कितनी थी 6, और 4 वर्ष बाद वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में पता नहीं कितनी, x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। ठीक, अब 4 वर्ष बाद, इन x से 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात 6 और इसका हो जाएगा 7। अब देखिए अगर समय टोटल जोड़ा जाए, यहाँ पे कितना था 5 और 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ से देखा जाए तो सीधे सीधे 5 वर्ष बाद, क्योंकि 1 वर्ष यहाँ पहले लिया था और 4 वर्ष इधर बात चल रही है, तो कुल समय देखा जाए तो टोटल 5 वर्ष बाद। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह, यहाँ से 6 से कितना हो रहा है 7, कितने दिन बाद 5 वर्ष बाद, क्योंकि एक यहाँ ये 22 माना है ना, तो 22 से 1 वर्ष पहले कितना था अनुपात 6। ठीक, तो टोटल कितना आ रहा है 5 वर्ष। अगर रेशो के हिसाब से देखें तो 5 से क्या बढ़ रहा है 1, यानी 6, यहाँ पे भी क्या बढ़ रहा है 5 से 6, यानी दोनों में बराबर अंतर आ रहा है। ठीक, एक ही रेशो का अंतर आ रहा है 1, और साल के हिसाब से 5, यानी 1 रेशो बराबर 5 साल के, यानी अगर 1 रेशो बढ़ रहा है तो 5 साल बढ़ रहा है, तो यहाँ यानी 1 रेशो 5 के बराबर है, तो यहाँ पे 5 रेशो है, तो इनमें इसका 5 गुना कर दें तो कितनी होगी 25 वर्ष। ठीक, और इसकी कितनी 5 गुना होगी, 5 छक्का 30, यानी अब से ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 1 साल पहले जो साकेत की उम्र थी वो कितनी थी 25 वर्ष। ठीक, और तिलक की कितनी थी, तिलक की 30 वर्ष थी। देखिए 1 वर्ष पहले अब से, तो अब पूछ रहा वर्तमान में साकेत की उम्र कितनी होगी 25 और 1 26, यानी इस तरह साकेत की उम्र 26 वर्ष आ जाएगी, यही पूछा गया है। और तिलक की अगर पूछता तो यहाँ पे 31 वर्ष आ जाती, 30 और 1 31। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद।